तो इम्प्रूव एल्गोरिथम इफिशियंसी में इसका जो सीधा सा मतलब है वो है कॉम्प्लेक्सिटी से। अब कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो बेटा होता एक्चुअली में ये है कि जो प्रोग्राम है ये यूज होती है परफॉर्मेंस एंड मतलब परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम कोड, या दूसरे टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं इफिशियंसी। आप प्रोग्राम कोड, अच्छा इफिशियंसी का जो मतलब है प्रोग्रामिंग सेन में, ये इसका मतलब दो चीजों से होता है। एक तो करेक्टनेस होना चाहिए, यानी कि आउटपुट भी सही आना चाहिए। दूसरी चीज करेक्टनेस के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होनी चाहिए। अब परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, वो मतलब ये है कि जैसे आपने कोई कोड लिखा, कोई प्रोग्राम बनाया, तो एक प्रोग्राम ये हो सकता है कि वही सेम प्रोग्राम, एक ही चीज का प्रोग्राम हो सकता है किसी प्रोग्राम से आपके पास जो आउटपुट है वो 1 मिली सेकेंड में आ जाए, और दूसरे उसी प्रोग्राम की दूसरी अप्रोच है जिसमें आउटपुट कितने मिली सेकेंड में आ जाए, 2 मिली सेकेंड में। तो बेटर कौन सा है साक्षी बेटा? 1 मिली सेकेंड में जो आउटपुट दे दे वो बेटर है, या 2 मिली सेकेंड में आउटपुट दे? सर 1 मिलीसेकेंड 1 मिली सेकेंड तो बेटर है 1 मिली सेकेंड वाला। तो जो जितना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि प्रोग्राम जो आउटपुट दे वो सडन दे, मतलब फास्ट दे, स्लो ना दे। तो इन्हीं टर्म को मेजर करने के लिए वर्ड यूज होता है कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी दो टाइप से होती है, स्क्रीन सामने लीजिएगा इसका जरा। वैसे बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? Complexity term is used for the to measure the performance of program code, या प्रोग्राम कोड की जगह ही दूसरा वर्ड आप एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हैं। तो एल्गोर की जो परफॉर्मेंस होगा वो मेजर किसके टर्म में होती है? कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ये दो टाइप से होती है। एक टाइप तो होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरी बेटा होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मेमोरी भी बोल देते हैं हम लोग इसको, कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है ग्रोथ फंक्शन टू डिसाइड, ग्रोथ फंक्शन फॉर एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ एनकोड। अभी हम एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाएंगे तो अब आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि जो एनगो है वो कितने टाइम में एग्जीक्यूशन कर रही है, उसके हिसाब से एक फंक्शन डिसाइड करने को हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है टू डिसाइड अ फंक्शन फॉर स्पेस यूज्ड एट एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो जो स्पेस यूज होता है वो कितना स्पेस यूज हो रहा है, उससे मतलब होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एनकोड। तो साक्षी बेटा दो पैरामीटर हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। बट यहां पर आप ध्यान रखेंगे यस सर। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इज मोस्ट
whenever compared to, मोर कर लीजिएगा यहाँ, एक मिनट जस्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ज्यादा ध्यान किसको में देना होता है, टाइम को या स्पेस को? स्पेस, तो उसको सॉरी टाइम को। स्पेस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया जाए, मान लीजिए हमने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी, फर्स्ट स्टूडेंट जो है, 3 स्टूडेंट हैं मान लीजिए, और ये थर्ड है। मान लीजिए इसका जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट आता है 2 मिली सेकेंड और स्पेस यूज होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल टाइप से हमने लेट कर लिया कि ऐसे मान लीजिए 200 बाइट यूज होता हो, ठीक है बेटा। एक दूसरा बंदा है जिसने टाइम तो 1 मिली सेकेंड लिया, बट स्पेस इसने ले लिया 500 बाइट्स, 6 कर लीजिएगा, 6 बाइट्स, 600 बाइट्स। तीसरा बंदा है जिसने टाइम लिया यहां पर 3 और स्पेस ले लिया इसने मान लीजिए 600 बाइट्स। तो बेटर कौन है, आप किस एनको को फॉलो करेंगे? इसको पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे? इसको, क्योंकि इसमें टाइम कम लग रहा है। दूसरी प्रायोरिटी आप किसको देंगे? इसको। और तीसरी प्रायोरिटी आप किसको देंगे? इसको। साची बेटा इतनी बात समझ पा रहे हैं? साची बेटा। तो क्योंकि जब हमें प्रोग्राम बनाना है तो हमें यह भी देखना है कि कौन कितना फास्ट एग्जीक्यूट होता है। अब अगर इतनी बात आप समझ गए तो देखिएगा फिर इसके आगे, जैसे अब यहां पर आपके पास क्या होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करने के लिए एक तो बिग ओ होता है, ठीक है, एक स्मॉल ओ होता है, एक ओमेगा होता है। बट आपको क्या पढ़ना है? बिग ओ ही पढ़ना है, तो आप बिग ओ को ध्यान से पढ़िएगा। बिग ओ नोटेशन में क्या होता है? पहली चीज तो इट गिव्स अपर बाउंड ऑफ ग्रोथ फंक्शन। जो ग्रोथ फंक्शन है उसकी अपर बाउंड देता है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम आपने बनाया, ये प्रोग्राम का एक्चुअल फंक्शन है fx, लेकिन बिग ओ का मतलब है जैसे कोई फंक्शन ऊपर से चला गया, जस्ट 1 मिनट, इसके ऊपर से जो फंक्शन जा रहा है, टच कर रहा हो बात अलग है, बट ये क्या है? बिग ओ वाली ग्रोथ है, तो ये बिग ओ देगा। स्मॉल ओ जो होता वो नीचे से होता, ये स्मॉल ओ का केस होता। तो स्मॉल ओ जो होता है ये यहां पर लिख दे रहे, वैसे आपको पढ़ना नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाना। जब आप बीटेक करोगे तो आप थर्ड ईयर में पूरा एक बुक पढ़ोगे एल्गोरिथम की, तो उसमें ये बहुत डिटेल से पढ़ोगे। सेकेंड ईयर में भी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे थोड़ा सा, बट अभी आपके लिए इंटर के लिए इतना सफिशिएंट है, हम उतना ही बता रहे हैं। स्मॉल ओ जो होता है ये लोअर बाउंड होता है, वो अपर बाउंड होता है। लोअर बाउंड ऑफ ग्रोथ फंक्शन, ये चीज। अब अपर बाउंड आप डिसाइड किससे करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है? ओनली, मतलब या डोमिनेटिंग टर्म डिसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी in term of big O notation।
बिग ओ में अगर कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करनी तो केवल डोमिनेटिंग टर्म लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के टाइप से मान लीजिए एक फंक्शन अगर आपके पास इस टाइप का हो an² प्लस bn प्लस सी, तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको हमेशा n के टर्म में लिखनी है। तो इस केस इस फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेटा, साची बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ Yes, sir. fn, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ, तो ये ओ लिखा जाता है बड़ा सा ब्रैकेट में। अब आप हमें ये बताइएगा कि एक n² है, एक n है और एक कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट में इनटू में 1 है, एक n² है, इन कांस्टेंट को छोड़ दिया जाता है ABC, एक n है एक 1 है। जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, n² बड़ी वैल्यू देगा या n देगा या 1 देगा? जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीजेस करते जाएंगे तो डोमिनेटिंग टर्म मतलब कौन सा टर्म नीड करेगा, n² n या 1? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, n लिया, n² है, n है, और 1 है। मान लीजिए एक और भी हमने लिया 2 की पावर है, ऐसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो बताइए साची बेटा, जब आप n² करेंगे तो इस केस में 1 आएगा, इस केस में n Yes, 1 sir. 1 ही आएगा, 1 1 होगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2 होगा। 2. जब 2 लिखोगे तो n² कितना आएगा, 100 आएगा। भाई 10 Yes, sir. है तो n² ये 10 ही बनेगा, ये 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 10 1024 होता है। तो इसी टाइप से 400 20 Yes, sir. 1 यहां हो जाएगा 2 की पावर 20। इस टाइप से आप बाकी भी कर सकते। तो आपको इन 3 में देखना है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं नीडिंग टर्म कौन सा होता जाएगा, n², क्योंकि n² के कंपेयर में बाकी सबकी वैल्यू बहुत छोटी होती जाएंगी। आप n को अगर 1000 कर दें तो ये आएगा 1000 का स्क्वायर, ये होगा 1000, तो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा n²। तो इस केस में आप अगर कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करोगे तो केवल n² से डिसाइड होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ n²। तो बाकी टर्म छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी में केवल क्या लिया जाता है, डोमिनेटिंग टर्म। केवल डोमिनेटिंग टर्म जो होता है वही डिसाइड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी किस ऑर्डर में होगी। चलिएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपके पास ये ग्रोथ फंक्शन देगा। तो यहां पर आप कुछ एक दो छोटे पॉइंट याद रखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है बेटा, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं देता है, डज नॉट गिव्स एग्जैक्ट या अप्रॉक्सीमेट, कुछ भी, एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ऐसा नहीं होता है। ये आपको ग्रोथ फंक्शन डिसाइड करता है। ग्रोथ फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप n बढ़ाते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते जाएंगे या एग्जीक्यूशन का टाइम बढ़ाते, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ केसेस बढ़ाते जाएंगे, उस हिसाब से टाइम किस हिसाब से बढ़ेगा, लीनियर बढ़ेगा या n² के टर्म में बढ़ेगा या एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, अलग अलग टाइप से बात बोली जाती है। तो ये स्पेस डिसाइड करता है कि जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो स्पेस किस हिसाब से यूज होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी में ये 2 टर्म यूज होते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोर वेरिएबल होता है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कंपेयर टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हमें इस चैप्टर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही स्टडी करना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टडी नहीं करना है। इवन आप कहीं भी नहीं करेंगे, बीटेक तक में भी स्पेस को मेजर नहीं लिया जाता है, टाइम को ही लिया जाता है। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिया, जैसे एक स्टूडेंट ने एक ही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है 3 स्टूडेंट के लिए, एक ने 2 मिली सेकेंड और स्पेस इतने बाइट यूज किया, एक ने 1 मिली सेकेंड स्पेस इतने बाइट यूज किया, स्पेस ज्यादा यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं।
ये तो पहले आप उसको देखेंगे जो कम टाइम ले रहा है, 1 इसको देंगे, 2 आप इसको देंगे और 3 आप इसको देंगे। सर एक मिनट, का यूज क्या है? एक मिनट बेटा, अभी हम बता रहे हैं क्या यूज है। तो एक फंक्शन अगर हमने यहाँ पर ऐसा लिया कि a इंटू टू टू दी पावर n प्लस bn स्क्वायर प्लस n टू दी पावर 3, तो बताएं मैक्सिमम डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा इसमें? मैक्सिमम डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा? n की 2 की पावर n या n स्क्वायर या n की पावर 3? बेटा मैथ में अगर आपने फंक्शन पढ़े होंगे तो a टू दी पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है, स्क्वायर का ग्राफ ऐसा जाता है। एक मिनट जस्ट, स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप से जाता है, और अगर क्यूबिक ग्राफ होता, एक मिनट कलर चेंज कर, क्यूबिक ग्राफ ऐसा होता है, इस टाइप से। तो ज्यादा स्पीड से कौन बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल वाला या क्यूबिक या क्वाड्रेटिक? कौन सा बढ़ रहा है? एक्सपोनेंशियल। तो मैक्सिमम डोमिनेटिंग टर्म जो होगा वो ये होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। अब जैसे किसी का क्वेश्चन आया कि इनका यूज क्या है, तो यूज को समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि हम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, हम एक एक केस लेकर चलेंगे। पहले तो एक कोड हमने लिखा, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे 2 नंबर अगर सम करना है तो हम लोग कोड कैसे लिखते थे बेबी बेटा? n1 इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। अब आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। n2 इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, और सम इक्वल कैसे करते थे? n1 प्लस n2 और फिर प्रिंट कर देते थे सम। देखिए हमने यहां पर ये माना कि जो फर्स्ट लाइन है ये एग्जीक्यूट होने में C1 टाइम कंज्यूम कर रही है, C1 टाइम, या कास्टिंग बोला जाता है, इसी वजह से C से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड लाइन की जो कास्टिंग है यानी कि एग्जीक्यूट होने में जो टाइम कंज्यूम कर रहा है वो कितना कर रहा है? C2। थर्ड लाइन कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है? 3। और फोर्थ लाइन कितना टाइम कंज्यूम कर रही है? C4। अलग अलग टाइम होगा सभी का, जाहिर सी बात, कोई लाइन में कितने वेरिएबल हैं, कितने एग्जीक्यूशन परफॉर्म होंगे, उस हिसाब से हर लाइन का एग्जीक्यूशन टाइम अलग अलग होगा। बेबी बेटा यहां तक बात समझ पा रहे हैं? बेबी यस सर। C1 लाइन ने जो टाइम कंज्यूम किया है एक बार ये जितना भी टाइम है ये टाइम पर एग्जीक्यूशन है, एक एग्जीक्यूशन में, कि अगर एक बार एग्जीक्यूट होगा तो कितनी बार। और बाई चांस यहां पर हर स्टेटमेंट एक एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, हाँ या ना? बोलते रहिएगा थोड़ा सा। टोटल टाइम कितना कंज्यूम होगा? पहली लाइन एक बार एग्जीक्यूट होगी और एक बार एग्जीक्यूट करने में टाइम C1 है तो C1 इंटू 1। दूसरी लाइन भी एक बार एग्जीक्यूट होगी C2 इंटू 1। तीसरी लाइन भी एक बार एग्जीक्यूट होगी C3 इंटू 1। चौथी लाइन भी एक बार एग्जीक्यूट होगी C4 इंटू 1। चलिए देखिएगा क्या बना, C1 प्लस C2 प्लस C3
प्लस C4। यहां पर कहीं पर भी n का यूज नहीं है, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट C से लिख देते हैं। तो C के साथ इनटू में कितना आया, 1 आया। तो अगर इसकी आप कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करेंगे तो आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ 1। क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ 1। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऑर्डर ऑफ 1। अब जब ऑर्डर ऑफ 1 आती है तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। जिसका ऑर्डर ऑफ 1 आता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे बेटा बताएं यहां तक अगर कोई दिक्कत हो। इसके बाद एक प्रोग्राम हमने और लिखा, ये पहला केस था। ये केस कौन सा है, फर्स्ट है। अब हम सेकेंड केस लेकर चलते हैं जिसमें एक लूप यूज होगा, केस 2। इसमें हम एक लूप यूज कर रहे हैं, किस टाइप से। अब लूप के कई सारे आपने प्रोग्राम पढ़े थे, नंबर रिवर्स भी पढ़ा था, आर्म स्ट्रांग भी पढ़ा था, प्राइम नंबर चेक करना भी पढ़ा था, फैक्टोरियल भी पढ़ा था। तो चलिए हम फैक्टोरियल को ही ले लेते हैं। तो हमने बोला n इक्वल टू इंट इनपुट इंटर आ नंबर, जस्ट 1 मिनट, इंटर आ नंबर। नंबर रीड करने के बाद फैक्टोरियल में हम लोग क्या करते थे, आपको अगर याद हो, एक इफ लगाते थे। n लेस देन 0 होता था तो हम लोग कह देते थे कि अच्छा यहां पर इफ एल्स भी आ रहा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग इफ एल्स नहीं लेकर, इफ एल्स के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ उसमें ऐसा होना नहीं है खास, लेकिन हम यहां पर ले लेते हैं प्रोग्राम सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इंटर आ नंबर ना करके यहां पर हम करते हैं इंटर टोटल टर्म, इंटर टोटल टर्म्स। अच्छा आप याद करिए, जब n नंबर का सम करते थे तो सम इक्वल 0 लिया जाता था, फिर एक लूप लगता था फॉर i इन रेंज, और लूप बेटा 1 से चलता था और n+1 तक चलाते थे। ये प्रोग्राम किसका है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सॉरी डबल कोट्स की कोई जरूरत नहीं। दिस लूप चलाते थे और सम कैसे पता करते थे कि सम इक्वल टू जितना प्रीवियस सम है वो, और उसमें हम किसको ऐड कर देते थे, आई को ऐड कर देते थे, और बाद में हम यहां कर देते थे प्रिंट सम। वैसे बेटा बताएं इसमें कोई दिक्कत यहां तक कोड में नहीं, दिक्कत ना। आप बताएं, ये अंशिता बेटा। अब नो सर। हमने माना इसका जो टाइम है वो C1 है, इसका टाइम C2 है, इसका टाइम C3 है, इसका टाइम C4 है, इसका टाइम C5 है। चलिए टोटल टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम। वंदना बेटा ये बताइए जो फर्स्ट लाइन है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार। तो आप लिखेंगे C1 इंटू 1। सेकेंड लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार, तो आप लिखेंगे C2 इंटू 1। वैसे बेटा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, थर्ड लाइन कितनी बार चलेगी, n times। n नहीं, इवन n+1 टाइम चलेगी। n बार तो ये लूप की बॉडी चलेगी, और एक बार और चेक होती है कंडीशन, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती तब आप नीचे आते हैं। मतलब जब तक इसमें एलिमेंट मिलते रहते हैं तब तक, और एक एक्स्ट्रा चलता है। तो यानी कि ये लाइन चलेगी n+, तो ध्यान रखना लूप में या जहां पर भी कंडीशन चेक होती है लूप में, वो एक एक्स्ट्रा टाइम चलती, चाहे फॉर हो चाहे वाइल हो, जितना वहां दिया तो n+1 टाइम। और ये साक्षी बेटा
फोर्थ स्टेटमेंट Yes, sir. कितनी बार चलेगा? Sir, 8 times. एन टाइम, बॉडी एन टाइम चलेगी। वेरी गुड। क्रिस्टी बेटा फिफ्थ कितनी बार चलेगा? सर एक बार। एक बार। वेरी गुड। अब एन वाले टर्म आप एक साथ कर लीजिएगा, तो C3 प्लस C4 एक साथ मिलेगा, ये एन हो गया। कांस्टेंट सब एक साथ कर लीजिएगा जिसमें एन ना हो, तो C3 भी आएगा, C5 भी आएगा। तो इसको हमने एक नया कांस्टेंट ए ले लिया, एन ले लिया, ये बी लिया। अब बताएं, ये 1 है, इसके इंटू में एन है। आप इस टेबल को अगर देखें ध्यान से, तो एन डोमिनेटिंग टर्म है या 1 है? आप जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एन बढ़ता जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा। तो मैक्सिमम डोमिनेटिंग टर्म जो है यहां पर बेटा वो कौन सा है? N. एन। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगी यहां पर, ये तो फंक्शन हुआ, ये फंक्शन है एफ एन। कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ऑर्डर ऑफ एन, और इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। साक्षी बेटा अब बताएं कुछ क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो ध्यान रखिएगा, जहां पर एक लूप लगा होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, जहां कोई भी लूप नहीं लगा होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1, और जहां लूप के अंदर लूप लगा होगा, अगर कहीं ऐसा है लूप के अंदर लूप है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले आप। अब लूप के अंदर लूप की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने पैटर्न प्रिंट किए थे, तो एक पैटर्न हमने लिखा फॉर आई इन रेंज तो अच्छा, इसका जो एग्जांपल है, इसका ऑर्डर ऑफ एन का, इसका एग्जांपल सबसे बेटर तो एक लीनियर सर्च, जो आपने लीनियर सर्चिंग पढ़ी है वो इसका एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल में आप कर लीजिए, एक लीनियर सर्च एग्जांपल है, और बाकी तो ऐसे आपको बता ही दिया, फैक्टोरियल फाइंड करना, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना, ये सब इसी के एग्जांपल है जिसमें एक लूप यूज हो। तो फॉर आई इन रेंज, यहां हम लोग लिख देते हैं एन, मान लीजिए एन टाइम अगर कराना है, इसके अंदर फॉर जे इन रेंज, और एन को आप इनपुट करा लीजिएगा, इंट इनपुट इंटर नंबर ऑफ रो, इस टाइप से हमने दे दिया। और रेंज, इसको भी मान लीजिए एन टाइम चला दिया, और प्रिंट आपने स्टार करा दिया, और यहां पर हमने दे दिया कि एंड की वैल्यू कुछ भी ना हो, और फिर हमने यहां पर दे दिया प्रिंट दिस। चलिए ये कोड है, इसकी आपको कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करनी। कास्टिंग पहले तो नेट करिएगा। हमने इसकी कास्टिंग नेट की C1, इसकी C2, इसकी C3, इसकी C4 और इसकी C5। चलिए एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, टोटल फंक्शन fn बनाते हैं। साक्षी बेटा पहला स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? So 1 time. 1 टाइम। दूसरा स्टेटमेंट n+1 Sir, टाइम, N time. n+1 टाइम। Yes, sir. N+1. तीसरा स्टेटमेंट, देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्योंकि ये लूप है तो इसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट होगा n+1 टाइम, लेकिन ये किसी Yes, की sir. बॉडी है, किसी की बॉडी है, तो यानी कि बॉडी एग्जीक्यूट होगी n टाइम, तो इंटू n। आप समझिए बहुत ध्यान से, जब i की वैल्यू 0 होगी तो j 0 से लेकर n तक चलेगा, n-1 तक, मतलब n टाइम चलेगा, और जब i की वैल्यू 1 होगी तब भी उतनी बार चलेगा, i की वैल्यू 3 होगी तब भी n टाइम चल रहा है, i की वैल्यू 4 है तब भी n टाइम चल रहा है, तो 0 पर भी n टाइम, 1 पर भी n टाइम, 2 पर भी n टाइम, 3 पर भी n टाइम। तो n को ऐड करोगे जब n टाइम, तो n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n करते करते क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो वही चीज है यहां पर। और इसके अंदर की जो बॉडी है ये चलेगी C4, n टाइम तो चलेगी इसके लिए, इस वाले के लिए,
लेकिन ये भी क्योंकि n टाइम चल रहा है इसके लिए, उसके अंदर है ये, तो इंटू n, और ये हो गया C4। C5 आपका एक बार चलेगा, तो नहीं एक बार नहीं, इसके अंदर है तो ये भी n टाइम चलेगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो C1 C2n प्लस C2 प्लस C3n स्क्वायर प्लस C3n प्लस C4n स्क्वायर प्लस C5n, तो यहां से आपको मिलेगा C3 प्लस C4 n स्क्वायर। बेबी बेटा इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि हम ही समझ रहे हैं? यस सर, आ रहा है समझ आ रहा है। में। ये चीज हमने ऐसे किया, और प्लस कांस्टेंट C1 प्लस C2, इससे एक नया फंक्शन हमने बना लिया, इसको a नेट कर लिया n स्क्वायर, ये b नेट कर लिया n, और ये c इंटू 1। बताइए डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है, n स्क्वायर n या 1? n स्क्वायर। n स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो बेटा लूप के अंदर लूप अगर लगा होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी n स्क्वायर। डिटरमाइन ऐसे करते हैं पूरा, और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्सिटी। आप बताइए कोई कोड आपने ऐसा पढ़ा है जिसमें लूप के अंदर लूप लगाया हो? सार्टिंग में आपने बबल सार्ट पढ़ी थी, हाँ या ना? यस सर। लूप के अंदर लूप था या नहीं था? था। एक इंसर्शन सार्ट पढ़ा था, वो भी लूप के अंदर लूप है। तो बबल और इंसर्शन सार्ट, ये दोनों ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कैटेगरी के, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मीटिंग का टाइम काफी कम है, 1 मिनट का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अब हमने मान लीजिए क्यूबिक फंक्शन लिया, इस टाइप से हम लिख देते हैं, आप तुरंत बताइए। फॉर i इन रेंज n, फॉर j इन रेंज n, और इसके अंदर फॉर k इन रेंज n, और मान लीजिए हमने यहां लिख दिया प्रिंट i कामा j कामा k। बताएं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी? n क्यूब। कॉम्प्लेक्सिटी बेटा लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, तो ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ऑर्डर ऑफ n क्यूब।